हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसे कि केमिस्ट्री के चैप्टर्स का यहाँ पर रिवीजन चल रहा है तो हम चैप्टर 1 की बात कर रहे थे, मैटर इन अवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। जितनी भी वस्तुएं आपके आसपास दिखाई देती हैं आपको, उनमें से कौन कौन से पदार्थ की कैटेगरी में आते हैं और किस किस की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, यानी पदार्थ आपको कितनी अवस्थाओं में देखने को मिलता है, पदार्थ किससे मिलकर के बना हुआ है, कणों से मिलकर के बना हुआ है, उस कण के क्या क्या विशेषताएं होंगी, क्या क्या गुण होंगे, उनकी बात हुई थी। और जितने भी हमने यहाँ पर अवस्थाएं पढ़ी पदार्थ की, उनके मध्य हमने क्या देखा था, उनके बीच में हमने क्या देखा था, अंतर भी स्थापित किया था कि किस प्रकार से एक पदार्थ की अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न है वो जाना। और फिर हमने ये भी देखा कि कौन कौन सी पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती, ठीक है ना। इतना सब देखने के बाद और हमने सीखा था कि पदार्थ जो आपका पाया जा रहा है किस अवस्था में पाया जा रहा है और किन प्रभावों के कारण वो अपनी अवस्था को परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। वहां पर हमने क्या बोला कि आपका पदार्थ को तापमान बढ़ाया जा सकता है, उसमें प्रेशर बढ़ाया जा सकता है, और तापमान या फिर दबाव बढ़ाने से क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तीन फिजिकल स्टेट यानी कि 3 भौतिक अवस्थाओं की बात की थी यहाँ पर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस की बात की थी। वहीं पर ठोस, द्रव और गैस में हमने क्या देखा था कि तापमान बढ़ाने से ठोस द्रव में परिवर्तित होते हैं, वहीं द्रव का अगर तापमान बढ़ाया जाता है तो वो गैस में परिवर्तित होते हैं। तापमान घटाने से सेम यही जो पैटर्न होता है वो उल्टा हो जाता है, यानी कि गैस द्रव में बदलेगा तापमान कम करने पर, और जो द्रव होगा आपका वो ठोस में बदल जाएगा। ओके, सेम हमने प्रेशर के केस में बोला, अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो आपका जो ठोस होता है वो द्रव में बदल सकता है, और द्रव का प्रेशर अगर कम किया जाता है, दबाव कम किया जाएगा तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर प्रेशर बढ़ाया जाता है तो गैस द्रव में और द्रव ठोस में बदल जाता है। ये इफेक्ट देखिए। इसके बाद हमने कुछ और प्रक्रियाओं की बात की थी, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो कोई भी ठोस जिस तापमान पर पिघल रहा है उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट कहा गया है। आपने स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी देखी थी। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट की बात हुई। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का निकाला जाता है जब उसका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाता है, और उस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड क्या होता है, जब वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, किसी भी सब्सटेंस के लिए या किसी भी पदार्थ के लिए जो आपका ठोस अवस्था या द्रव अवस्था में है, उनका ठोस का सभी का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, यानी कि सारे जो पदार्थ है उनके लिए अलग अलग तापमान पर वो पिघलना स्टार्ट करेंगे। ओके, सेम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो सभी जो आपके सब्सटेंस होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, ये हमने देखा था। इसके अलावा फ्यूजन की बात हुई थी कि जब हल्के नाभिक दो टकराएंगे और एक भारी नाभिक बनेगा, उस टाइम पर क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, या आप क्या कहेंगे प्रोड्यूस होगी। इसको आपने फ्यूजन कहा था, यानी कि संलयन। इसके अलावा इवेपोरेशन, वाष्पीकरण की बात हुई थी। तो वाष्पीकरण क्या है, जब क्वथनांक से नीचे के तापमान पर आपका कोई भी लिक्विड वेपराइज हो रहा है, या आप मेनली यहाँ पर पानी की बात करते हैं कि पानी आपका भाप में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता उत्पन्न होती है, ऐसा हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने उसके अनुप्रयोग भी देखे कि कहाँ कहाँ शीतलता आपको उत्पन्न होते हुए दिख रही है, जैसे मटके का पानी ठंडा हो जाता है, बॉडी जब स्वेट करती है तो हमें कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। ये सारी चीजें हमने पूरे चैप्टर में पढ़ी, और इसके हम अभी क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। काफी सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देख लिए थे इसके लास्ट सेशन में। एमसीक्यूज हमारे हो गए थे, फिलअप्स हमने देख लिए थे, इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स देखे थे, जिनमें लास्ट सेशन का पहला क्वेश्चन था, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। ओके, क्या होता है कि गर्म खाने की जो महक होती है या स्मेल जिसे आप बोलते हैं वो दूर तक पहुंचती है, जबकि ठंडे खाने की अगर महक लेनी है तो उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर जो खाने में जो वेपर्स निकल रही हैं, या वाष्प की जो आप गैसेस स्टेट में उसकी स्मेल निकल रही है, आप क्या बोलते हैं कि उसके कणों की काइनेटिक एनर्जी जो होती है, उनमें मोशन जो होता है वो ज्यादा हो जाता है जब खाना क्या है, गर्म है। क्यों? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, और हमने क्या बोला, टेम्परेचर ज्यादा होने से पार्टिकल्स में मोशन ज्यादा होगा, या आप बोलेंगे कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ डिफ्यूजन में उनका तेजी से होगा, यानी विसरण तेजी से होगा।
जबकि ठंडा खाना होता है वहां पर मोशन भी कम रहता है, काइनेटिक एनर्जी कम होगी और डिफ्यूजन कम होगा, इसीलिए वो कई मीटर दूर तक खाने की स्मेल नहीं जा रही है। ओके, तो गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैसों की कणों की गति बढ़ जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेजी से होता है, अर्थात गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेजी से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, जो किसी भी मैटर, हमने क्या बोला, कोई भी पदार्थ है वो कणों से मिलकर के बना हुआ है, उस कण की कुछ ना कुछ विशेषताएं होंगी, उन्हीं कणों की बात हो रही है कि उनमें क्या क्या विशेषताएं। एक तो सबसे पहली बात है, कण बहुत छोटे होते हैं, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उनके बीच में एक स्थान पाया जाता है, और साथ ही साथ ये हमेशा यानी कंटिन्यूअसली मोशन में यानी गति की अवस्था में लगातार रहते हैं। ठीक है, तो यही आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे वहां पे। पार्टिकल हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब कणों के बीच में रिक्त स्थान है। पार्टिकल हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कणों के मध्य आकर्षण का बल है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली, एंड पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। ओके, तो ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज हो गई। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ substance is called density. Density is equal to mass upon volume. Arrange the following in order of increasing density: air, exhaust from chimneys, honey, water, chalk, cotton and iron. Okay? क्या कहा गया है, आपको कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ पदार्थ दिए गए हैं, और आपको छांटना है कि इनमें सबसे कम डेंसिटी किसकी है, यानी सबसे कम घनत्व किसका है और सबसे अधिक घनत्व किसका है, यानी घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में आपने उनको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है, ये यहाँ पर करना है। इसके साथ साथ आपको एक पॉइंट बताया गया है कि एक्चुअली डेंसिटी होता क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है तो वैसे वैसे डेंसिटी कम होगी, मास बढ़ेगा डेंसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी क्या होगा, एयर का सबसे कम डेंसिटी होगा, उससे थोड़ा अधिक एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, उससे अधिक कॉटन का होगा, उससे अधिक डेंसिटी वाटर का होगा, उससे अधिक हनी का होगा, और उससे अधिक चॉक, और फिर सबसे अधिक होगा आयरन का। ओके, क्वेश्चन था, टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उनके मध्य आपको अंतर बताना है, और टेबल की फॉर्म में सारणी के रूप में आप इन अंतर को बताएंगे। ठीक है, एक साइड कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेंगे, एक साइड सॉलिड, लिक्विड और गैस आपका आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों अवस्थाएं आ जाएंगी। कैरेक्टरिस्टिक में शेप की बात करते हैं तो सॉलिड का फिक्स हो जाता है, इन दोनों का फिक्स नहीं होता है शेप। वॉल्यूम की बात करेंगे, सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स रहता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स रहता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता है। रिजिडिटी और फ्लूइडिटी की बात करेंगे, सॉलिड रिजिड होते हैं लेकिन फ्लो नहीं करते, बहते नहीं है, दृढ़ होते हैं, जैसे ठोस है ये दृढ़ है लेकिन ये बहेगा नहीं। ठीक है, वहीं पर लिक्विड, उनमें रिजिडिटी नहीं होती है और वो फ्लो करते हैं, लेकिन फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है, अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ, यानी ऊपर किसी स्तर से नीचे के स्तर पर वो बहते हैं, ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं हमेशा। गैस की बात करेंगे, ये भी रिजिड नहीं होते लेकिन ये फ्लो कर सकते हैं, और इनकी फ्लो की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, ये किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करेंगे, जो कि मैक्सिमम होता है सॉलिड के केस में, यानी कि ठोस के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को प्रबल आकर्षण बलों के द्वारा रोके रखते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। ओके, और वहीं पर लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में ये कम हो जाता है एज कंपेयर टू सॉलिड। किसकी बात कर रहे हैं, जो अट्रैक्शन फोर्स है उसकी बात कर रहे हैं। गैसों के केस में अगर हम देखेंगे तो वहां पर ये अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम हो जाता है या वीक हो जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करेंगे, सॉलिड के केस में बहुत कम होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और लिक्विड में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे अधिक होता है। ओके, कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे, सॉलिड नेग्लिजिबल होता है उसमें कंप्रेसिबिलिटी, यानी इसको कंप्रेस नहीं किया जाता है, दबा नहीं सकते हम इसको। क्यों, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ लिया कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लेस, यानी कि वो बहुत कम है, क्योंकि स्पेस नहीं है पार्टिकल के बीच में, तो आप खिसका ही नहीं सकते हो पार्टिकल्स को। ठीक है ना, जबकि आप लिक्विड के केस में क्या कह रहे हो, मोर देन सॉलिड, यानी कि स्थान बन गया है, कणों के मध्य में रिक्त स्थान है, तो आप ये कंप्रेसिबल होते हैं, इनको आप थोड़ा कंप्रेस कर सकते हो। ओके, गैस के केस में हम क्या कहते हैं, क्योंकि वहां पर आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा हो गया है, तो आप आसानी से उनको क्या कर लेंगे, कंप्रेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। इस प्रकार से हमने सारणी बनाकर इनमें कार
आयतन जो कि ठोस के दोनों ही निश्चित होते हैं, लिक्विड में आकार अनिश्चित हो जाता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, गैस के केस में हम बोलते हैं आकार आयतन दोनों अनिश्चित है। दृढ़ता और तरलता की बात करेंगे, ठोस आपके दृढ़ होते हैं, बहते नहीं है, लिक्विड बहते हैं लेकिन कहां से, ऊपर से नीचे की ओर बहेंगे, वहीं पर ये दृढ़ भी नहीं होते हैं। और जबकि गैस की बात करेंगे तो ये बह सकते हैं, और बहने की डायरेक्शन क्या होती है, कोई भी डायरेक्शन होती है। जैसे हमने बोला कि अगर हम यहाँ पर परफ्यूम स्प्रे कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन, पानी, जैसे पानी हम गिराते हैं तो पानी का डायरेक्शन कैसा होता है, ऊपर से नीचे की ओर बहेगा, नीचे से ऊपर नहीं बहेगा। लेकिन अगर हम परफ्यूम स्प्रे कर रहे हैं, यहाँ पर वो एक गैस है या हवा के माध्यम से उसका विस्तरण होगा, हवा एक गैस है, तो आप क्या देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे स्प्रे कर रही हूँ तो आगे को भी उसकी स्मेल जाएगी, पीछे की साइड को भी आएगी, लेफ्ट राइट सभी डायरेक्शन में उसकी स्मेल जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसकी जो स्मेल होगी वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी। ओके, तो वो जो गैस होती है वो सभी डायरेक्शन में फ्लो करती है। ओके, कणों के बीच में आकर्षण का बल जो कि ठोस अवस्था में सबसे अधिक होता है, लिक्विड में आप कहते हैं कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है। कणों की स्थिति यानी वही जो रिक्त स्थान की बात कर रहे हैं, ठोस के केस में वो रिक्त स्थान कैसा है, बहुत कम है, या आप बोलते हैं नगण्य है। वहीं पर लिक्विड के केस में वो कैसा हो गया है, थोड़ा ज्यादा हो गया है रिक्त स्थान, और गैसों के केस में वो रिक्त स्थान बहुत ज्यादा हो गया है। इसीलिए आप क्या कह रहे हैं, उसका आयतन निश्चित नहीं है, वो जिस भी बर्तन में डाले जा रहे हैं या जिस भी जगह पर डाले जा रहे हैं वो उसका पूरा आयतन ग्रहण कर रहे हैं। इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए विसरण में ही आप क्या देखते हो, जैसे किसी रूम में अगरबत्ती जला ली है तो पूरे रूम में महक जाती है। परफ्यूम किसी की बोतल अगर खोल ली है कहीं पर तो उसका भी पूरा रूम में स्मेल जाता है। तो ये किस वजह से हो रहा है, विसरण हो रहा है, एक तो हवा के माध्यम से, और हवा क्या है आपका, गैसीय अवस्था है। ठीक है ना, इस प्रकार से संपीडितता जो कि कणों की स्थिति पर ही निर्भर करती है। मैंने क्या बोला, अगर कण बहुत पास पास हैं, जैसे इसकी बात करेंगे इस पेन की, तो ये आपका ठोस अवस्था में, इसके कण बहुत पास पास हैं। कण पास पास होने के लिए आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर जगह ही नहीं है। अगर खाली जगह होगी तभी तो आप उसको कंप्रेस कर पाएंगे। जैसे आपने चार चीजें दूर दूर रख दी हैं, ठीक है, अब उनको इकट्ठा करेंगे तो अगर स्पेस है तभी वो इकट्ठी हो पाएंगी। ठीक है, यानी कंप्रेस कर रहे हैं। अगर वो ऑलरेडी आपने एक दूसरे से चिपका कर रखी हुई है तो आप उसको कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। ठोस के केस में यही होता है, कण आपस में बहुत सटे हुए हैं, या आप क्या कहेंगे उनके बीच में रिक्त स्थान नहीं है, तो आप उनको कंप्रेस नहीं कर पा रहे हो। लिक्विड के केस में आपने क्या बोला, थोड़ा रिक्त स्थान आ गया है तो यहाँ वो संपीडनीय है, यानी कि वो कंप्रेसिबल है, उनको कंप्रेस किया जा सकता है, थोड़ी जगह आ गई है। गैस के केस में क्या हो रहा है, वो जगह बहुत ज्यादा हो गई है, तो आप क्या कह रहे हैं कि हम उसको इजीली कंप्रेस कर रहे हैं या बहुत ज्यादा उसको संपीड़ित कर सकते हैं। जैसे कि आपने किचन में सिलेंडर देखा है एलपीजी का, तो उसमें भी गैस को बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे कंप्रेस करके रखा गया है। ओके, इसके अलावा विसरण की बात की थी तो ठोसों का विसरण बहुत कम होता है, वहीं द्रवों का विसरण होता है। द्रवों में ठोस तथा गैसों का विसरण होता है। जैसे हमने क्या बोला, आपने पानी में चीनी मिलाई, तो पानी आपका क्या है, द्रव है, और उसमें आपने एक ठोस चीनी को डाला तो उसका विसरण हुआ, वहां पर वो क्या हुई, घुल गई पूरे पानी में। ओके, इसके अलावा गैसों का विसरण भी होता है। जैसे कि आपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देखी हैं जिनमें की गैसेस रखी, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पाई जाती है, या फिर वहां पर गैस डाली गई है तो गैस को घोला गया है, उसमें वो विसरित हो गई है, फैल गई है वहां पर एक लिक्विड स्टेट में या लिक्विड मीडियम में। ओके, इसके अलावा गैसों का विसरण बहुत ज्यादा होता है। जैसे हमने परफ्यूम का एग्जांपल लिया, अगरबत्ती का एग्जांपल लिया, तो वो क्या हो रहा है, उनकी महक जो है हवा के माध्यम से विसरित हो रही है। क्यों, क्योंकि हवा के जो कण है वो बहुत दूर दूर है, उनके बीच में स्थान है, और वो स्थान फिर कौन कवर कर रहा है, अगरबत्ती की स्मेल हो गई, या फिर परफ्यूम की स्मेल हो गई, या फिर कोई भी और गैस की स्मेल हो गई। ठीक है ना, तो ये पूरा हमने अंतर स्थापित कर लिया था। इसके बाद आज के सेशन का क्वेश्चन है, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। ठीक है, तो इतने सारी जो टॉपिक्स है इनके बारे में आपको बताना है कि इन टॉपिक्स से आप समझते क्या है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, सबसे पहले बात की है रिजिडिटी की, तो रिजिडिटी यानी कि दृढ़ता। दृढ़ता क्या होती है, जैसे मैं बोल रही हूँ ये पेन है आपके पास और इस पेन को हम कंप्रेस नहीं कर पा रहे, ठीक है, या फिर इसका एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, अपना शेप है, ठीक है, तो ये कैसा है, ये दृढ़ है। जैसे हम पेड़ों को देखते हैं, ठीक है, तो पेड़ों की बाहर की जो छाल होती है वो बहुत हार्ड होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिजिड बोलेंगे, दृढ़ बोलेंगे। जबकि अगर आप पानी को देख रहे हैं
पानी में ऐसा कुछ नहीं है। तो ठोसों में आपको रिजिडिटी देखने को मिलेगी। कंप्रेसिबिलिटी सेम वही, जब आप कणों की स्थिति की बात करते हैं कि कण पास पास है या दूर है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या बोलते हैं, ये पदार्थ कंप्रेसिबल है या नहीं है। ठीक है, आपने बोला कि ठोस कंप्रेसिबल नहीं है या नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल है, इसीलिए मैंने क्या कहा कि अगर आप इस पेन को दबाएंगे तो ये नहीं दबेगा। सिंपली संपीड़ित करने का मतलब क्या है कि दबाना। आप क्या कर रहे हो, प्रेशराइज कर रहे हो इसको, और ये अपना शेप चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, सिंपल स्टेप में। और दूसरा, अगर आप पानी की बात करते हैं वो थोड़ा कंप्रेसिबल होगा, या फिर आप द्रव अवस्था में किसी भी लिक्विड की बात करें। इसके अलावा आप क्या कहते हैं कि गैस है तो उनको बहुत ज्यादा संपीड़ित करके रखा जा सकता है, ये कंप्रेसिबिलिटी हो गया। Rigidity, the tendency of a substance to retain, maintain their shape when subjected to outside force। ठीक है, हमने क्या कहा, ये रिजिड है, इसको दबाएंगे तो ये आकार चेंज नहीं करेगा। तो दृढ़ता वही है कि कोई भी जो पदार्थ है अगर वो अपने शेप को रिटेन करने की, यानी अपना जो उसका एक आकार है उसको बनाए रखने का प्रयास कर रहा है, यानी कि वो रिजिड है। पानी में ये गुण नहीं है। पानी को हम जिस भी बर्तन में डाल रहे हैं बिना कोई प्रेशर या फोर्स अप्लाई किए हुए, सिंपली हमने पानी को ग्लास में डाला, उसने ग्लास का आकार ले लिया। उसको हमने किसी दूसरी शेप के बॉटल में डाला, उसने उसका आकार ले लिया। तो उसमें रिजिडिटी नहीं है। जबकि अगर मैं इस पेन की बात करूं, इसको मैं कहीं भी रखूं, यहाँ पे रखूं, दूसरे रूम में रख लूं या दूसरी जगह पे रखूं, इसका आकार इसी प्रकार से रहेगा, ये रिटेन करेगा। तो यानी ये कैसा है, ये दृढ़ है। ठीक है, तो दृढ़ता इसे कहते हैं। इसके अलावा कंप्रेसिबिलिटी की बात की, द मैटर हैज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द मैटर कैन ब्रिंग दीज पार्टिकल क्लोजर। ठीक है, हमने क्या बोला, हमने बोला कि कोई भी आपका पार्टिकल, कोई भी आपका पदार्थ है, उसमें क्या है, जैसे पदार्थ है आपका, इसके ये कणों से मिलकर के बना हुआ है। अब इसके कण आपस में बहुत ज्यादा क्लोज है, यहाँ हम क्या बोलेंगे, रिक्त स्थान बिल्कुल भी नहीं है। ये ठोस का केस हो जाएगा। इस केस में आपका क्या होगा, अगर हम इसको कंप्रेस करना चाहेंगे तो ये कंप्रेस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जगह नहीं है बीच में। सिंपल सी बात, स्थान या स्पेस की बात कर रहे हैं, यानी कि जगह नहीं है बीच में, तो कण जाएंगे कहाँ। ठीक है, अगर हम यहीं पर गैस का एग्जाम्पल, ये आपका सॉलिड का एग्जाम्पल है, हम गैस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने बोला उसके कण तो बहुत दूर दूर है। ठीक है, तो इसको इजीली क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे तो ये जो पार्टिकल्स है, जो इतना स्पेस है, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के बहुत क्लोजर आ जाएंगे। समझ रहे हैं, बहुत पास पास आ जाएंगे। यानी ये कैसा है, ये संपीडनीय है। आप क्या कर रहे हो, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप बल लगा रहे हैं, बल लगा करके कणों की स्थिति में परिवर्तन ला रहे हैं। इस स्थिति में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस है वो बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पर आप परिवर्तन ला सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत ज्यादा है। ओके, तो उसी की बात हो रही है, द मैटर हैज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अगर पदार्थ है कोई और उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, यानी कि ये रिक्त स्थान है, ये खाली स्थान दिख रहा है आपको पूरा। ठीक है, अगर ये है वहां पर, तो द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द मैटर कैन ब्रिंग दीज पार्टिकल क्लोजर। तो क्या होगा, अगर स्थान है यहाँ पर, तो अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो इनको पास पास लाया जा सकता है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। इसी को क्या कहते हैं, इसी को संपीड्यता कहते हैं। गैसेस एंड लिक्विड आर कंप्रेसिबल। ठीक है, हमने गैस का एग्जांपल लिया कि गैस कंप्रेसिबल है। इसके अलावा अगर हम लिक्विड को देखते हैं, यानी द्रव अवस्था, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं, उनके बीच में भी स्थान होता है। तो आप क्या कहते हैं कि एक केस में उनको भी कंप्रेसिबल, कंप्रेस किया जा सकता है, यानी संपीड़ित। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से, दृढ़ता और संपीड़ितता को। दृढ़ता पदार्थ का वह गुण है जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, यानी कि अपना आकार क्या रखेगा, वो सेम रखने का प्रयास करेगा, चेंज नहीं करेगा। ठीक है, इसको दृढ़ता कहते हैं या दृढ़ता कहलाता है। ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए ये कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं। और जबकि द्रव और जो आपका गैसीय अवस्था होती है पदार्थ की, उनमें दृढ़ता नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, संपीड़ितता की बात करेंगे, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, बाह्य दबाव के कारण ये कण समीप आ जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को संपीड़ितता कहते हैं। क्या कहा, जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे या प्रेशराइज करेंगे किसी भी मैटर को, तो अगर वहां पर रिक्त स्थान है कणों के मध्य, तो क्या होगा, वो पास पास आ जाएंगे। लेकिन अगर रिक्त स्थान नहीं है तो वो पास पास नहीं आएंगे। ठीक है, पदार्थ के इस गुण को संपीड़ितता कहते हैं। द्रव तथा गैस संपीडनीय होते हैं। गैसें सर्वाधिक संपीड़ित की जा सकती हैं।
ठोस की संपीड्यता नगण्य होती है, इसलिए इसका आकार एवं आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इस गुण के कारण ये अत्यधिक आयतन की, इनका जो आयतन होता है वो कैसा होता है, आप लिखेंगे फिक्स होता है। ठीक है, ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लूइडिटी, तरलता। ठीक है, फ्लूइडिटी के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये आपका संपीड्यता वाले पॉइंट है। ठीक है, ये हमने देख लिया है। के अलावा फ्लूइडिटी की बात करेंगे, तरलता क्या है आपकी, तो तरलता है द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। ठीक है, यानी कि कोई भी, जब आप किसकी बात कर रहे हैं, किसी भी पदार्थ की बात कर रहे हैं, उसके कण जो हैं अगर वो प्रबल आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े हुए हैं तो आप कहेंगे वो बहेगा नहीं। ठीक है, कोई भी पदार्थ की वो अवस्था। लेकिन अगर पदार्थ के कण लूजली बॉन्डेड है, यानी आकर्षण का बल कम है, तो फिर आप क्या कहते हैं, फिर आप कहते हैं कि वो फ्लो कर सकता है। तो टेंडेंसी टू फ्लो, यानी कि जो बहने की क्षमता है पदार्थ के कणों के मध्य में, उसी को क्या कहा जाता है, तरलता कहा जाता है। फ्लूइडिटी आपको कहाँ देखने को मिलती है, लिक्विड और गैस में फ्लूइडिटी देखने को मिलती है, यानी तरलता देखने को मिलती है, वो बह सकते हैं। ठीक है, द्रव वाले केस में आप कहते हैं कि द्रव जो आपके होते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, लेकिन जो गैस होती हैं वो क्या करती हैं, वो सभी डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। ओके, तो तरलता क्या है, पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। द्रव तथा गैस बहती हैं, इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस बिल्कुल भी नहीं बहते हैं। गैसें सभी दिशाओं में बह सकती हैं, ऐसा हमने पढ़ा है। गैसों की तरलता द्रवों से अधिक होती है। ठीक है, गैसों की तरलता क्या है, द्रवों से अधिक है, इसीलिए क्या हो रहा है, गैस जो है सभी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, जबकि आपका द्रव जो है वो ऊपर से नीचे ही बह रहा है। बहुत रेयर केस में, जब आप एक्सट्रीम कंडीशंस अप्लाई करते हैं, तब आप कहते हैं कि हाँ ऊपर से नीचे से ऊपर भी पानी फ्लो कर रहा है। तो आपने क्या किया, बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में ले गए, यानी कि आपने वहां पे या तो बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया होगा, तब जाकर के पानी नीचे से ऊपर को क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में अगर आप बात करेंगे तो पानी आपका ऊपर से नीचे ही बहेगा। ओके, गैसों की तरलता द्रवों से अधिक होती है क्योंकि इनमें कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है तथा आकर्षण का बल कम होता है। ओके, तो जल्दी से इस पॉइंट को नोट करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट टर्म हम देखेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। ओके, नोट करेंगे आप लोग, बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, फिलिंग ऑफ अ गैस। ठीक है, गैस की फिलिंग किस प्रकार से होती है, तो हमने क्या टर्म पढ़ी थी, हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि आपकी जो गैसेस होती हैं उनका आयतन निश्चित नहीं होता है। ठीक है, आयतन निश्चित नहीं होता है, तो जितनी भी आप गैस लेंगे उसको किसी भी वेसल में डालेंगे आप, तो वो उसका पूरा आयतन ग्रहण कर लेती है। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपने 1 लीटर आयतन की गैस ली है, ठीक है, आपने इसको किसी 1 लीटर आयतन के बॉक्स में डाला, इसका भी 1 ही लीटर है आयतन। ठीक है, तो वो गैस इसको पूरा कवर कर लेगी। ठीक है, इतना समझ आ रहा है, पूरा कवर कर लेगी। मैंने इसको 5 लीटर आयतन के बॉक्स में डाल दिया है, सेम 1 ही लीटर गैस को। ठीक है, वो गैस क्या करेगी, इसका भी पूरा आयतन कवर कर लेगी। अब ये क्यों हो रहा है बताइए, गैस है ये, गैस की बात कर रहे हैं हम, कोई भी गैस है, एक तो क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, यानी कि कणों के मध्य में स्थान है, वो बहुत ज्यादा है। दूसरा, रेंडमनेस है कणों में, रेंडमनेस यानी कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इनका मूवमेंट फिक्स नहीं है। ये कण इस डायरेक्शन मूव कर सकता है, ये इस डायरेक्शन में,
किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि वहां पर अट्रैक्शन का फोर्स यानी कि कणों के मध्य में जो आकर्षण का बल लगता है वो बहुत कम है। समझ रहे हैं? तो क्या कर रहा है, कोई भी जो गैस है वो जिस भी बर्तन में डाले जा रही है उस बर्तन की दीवारों से टकरा रही है, यानी कि उसका पूरा आयतन ग्रहण कर रही है। समझ रहे हैं? सिंपल, जैसे कि आप परफ्यूम के स्प्रे कर रहे हैं एक रूम के किसी कोने में। परफ्यूम की बॉटल कितनी छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, ठीक है, 10 ml 50 ml की हो सकती है, 100 ml की हो सकती है। तो 100 ml में आपने गैस को कंप्रेस करके रखा हुआ है। वही 100 ml की बॉटल से जब वो परफ्यूम रिलीज होता है, बाहर को आता है, तो इतने बड़े आयतन के रूम को पूरा कवर कर लेता है। समझते हैं ना? एक कोने में परफ्यूम की बोतल अगर ओपन की है आपने, खोली है, या वहां पे गैस रिलीज की है आपने, तो कमरे के दूसरे पार्ट में, दूसरे कोने में भी आपको स्मेल जाएगी। हवा के माध्यम से मिश्रण हो रहा है, लेकिन आपको ये समझ आ रहा है कि गैस की दीवारों से क्या हो रहा है, गैस टकरा रही है उस बर्तन की दीवारों से। या आप क्या कहते हैं कि उसने पूरे कंटेनर का जो वॉल्यूम था या आयतन था उसको क्या कर लिया, कवर कर लिया। समझ रहे हैं? तो गैस की फिलिंग ऑफ गैस की जब हम बात कर रहे हैं तो वो यही है। क्या हो रहा है, गैसेज हैव पार्टिकल विच वाइब्रेट रेंडमली। हमने क्या बोला, ये रेंडमली मूव कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इन ऑल द डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में द गैस कैन फिल द कंटेनर। इसी वजह से क्या हो रहा है, कोई भी गैस जो है वो उस पूरे कंटेनर को यानी कि पूरे बर्तन को क्या कर रही है, आपका फिल कर रही है, यानी कि भर रही है। ओके, शेप की बात करेंगे तो बर्तन में गैस का भरना हमने देखा, किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं। ऐसा इसके कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा एवं नगण्य अंतराण्विक बल के कारण होता है। पांचवा, शेप की बात करेंगे। शेप क्या होता है, आकार। तो हमने बोला है आकार है कोई भी जिसमें दृढ़ता है तो वो अपना शेप को रिटेन करने की कोशिश करता है। सॉलिड में ये टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए मैं बार बार इस पेन का एग्जांपल दे रही हूँ कि ये ठोस है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रखूं, डुंगरी में रखूं, पलद्वारी में रखूं, कहीं पर भी रखूं, ठीक है, इस पेन का जो क्या होगा, आकार होगा वो यही रहेगा नॉर्मल कंडीशंस पे, ठीक है। प्रेशर वही है सेम, आपका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको आप आग के पास ले गए फिर आपने कहा कि मैम इसने तो शेप चेंज कर लिया, तो वो एक्सट्रीम कंडीशन से आपने टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, इस वजह से इसने अपना आकार क्या किया, चेंज किया। अदरवाइज ये सॉलिड है, ठोस अवस्था में है, और ठोस का आकार जो होता है वो निश्चित होता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ लिक्विड की बात करेंगे, द्रव की, तो द्रव क्या करता है, अपना आकार चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू द कंटेनर। जिस कंटेनर में डाला जाएगा, जिस बर्तन में डाला जाएगा उसका आकार ग्रहण कर लेगा, ठीक है। बॉटल में डाला उसका ले लिया, बीकर में डाला उसका आकार ले लिया, आपने किसी दूसरे बॉटल में डाला जिसका शेप कुछ और है उसमें डाला, आपने टेस्ट ट्यूब में डाला उसका ले लिया, आपने कोनिकल फ्लास्क में डाला है उसका शेप उसने ले लिया। तो इस प्रकार से जिस भी बर्तन में डाल रहे हो या जिस भी वेसल में डाल रहे हैं आप, जिस भी ग्लासवेयर में डाल रहे हैं, लिक्विड जो है आपका वो उसी का आकार ग्रहण कर रहा है। तो उनका आकार कैसा है, अनिश्चित है। आप बता नहीं सकते कि हाँ ये फिक्स शेप है। मैंने पानी लिया 1 लीटर, मैंने बॉटल में लिया तो उसने बॉटल का शेप ले लिया, मैंने वही पानी आपको किसी बकेट में डाल के दे दिया, उसने उस बकेट का शेप ले लिया, ठीक है ना। तो आकार निश्चित नहीं है। सेम किसका हो रहा है, गैस का, क्योंकि हम गैस की फिलिंग पहले पढ़ चुके हैं। तो ये भी जिस बर्तन में या जिस वेसल में डाले जाते हैं उन्हीं का पूरा आयतन कवर करते हैं, और साथ ही साथ जो आकार की बात हो रही है तो वो उसका यानी जिस कंटेनर में डाला जाएगा उन्हीं का आकार क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो इनका यानी कि द्रव का और गैस का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, वहीं पर ठोसों का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे हम लोग। चलिए, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे थे, तो गति की क्या है, पदार्थों की जो कण होते हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन में रहते हैं, और उसी को आप क्या कहते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा उनके अंदर संचित है और आपको गति के रूप में, यानी वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं या फिर मोशन उनमें दिख रहा है आपको, तो वो ऊर्जा जो है वो गति के रूप में दिख रही है, तो गतिज ऊर्जा आप उसको कहेंगे, ठीक है। गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है,
रेंडमनेस जो आप बोल रहे हैं कि पार्टिकल रेंडमली मूव कर रहा है इधर उधर, तो वो क्या है, गतिज ऊर्जा है, उसमें गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो मूवमेंट ज्यादा है, डिफ्यूजन आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, यानी स्मेल बहुत दूर तक जा रही है जब आप कह रहे हो, तो गैस है वो, ठीक है। लिक्विड में वही काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, जैसे आप बहने की बात करते हैं तो सिर्फ ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहे हैं, तो गतिज ऊर्जा कम हो गई है। ठोसों में वो गतिज ऊर्जा बहुत कम है, इसीलिए इनका आकार कैसा है, निश्चित है, ये बह नहीं रहे हैं, समझ गए। तो क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती हैं तथा कण तेजी से कंपन करते हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, द्रव में गैसों से कम तथा ठोस में न्यूनतम गति ऊर्जा होती है, ठीक है। इसके अलावा घनत्व की बात करेंगे, डेंसिटी, इट इज अ डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, द सॉलिड हैव हाईएस्ट डेंसिटी। घनत्व क्या है आपका, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, या किसी पर यूनिट वॉल्यूम में, किसी आयतन में जितना द्रव्यमान होगा इसका पर यूनिट वॉल्यूम ले लेंगे, यानी 1 मीटर क्यूब का अगर मैं इसका आयतन ले रही हूँ, उसमें इसका द्रव्यमान कितना है वो इसका घनत्व है, ठीक है। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। इस प्रकार से आप घनत्व को पढ़ते हैं, ओके। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने कुछ और प्रश्न किए चैप्टर 1 के। अगर आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।